के पास पढ़ाने आप लोग हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। विजय सर आ गए आपके पास पढ़ाने आप लोग का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट आपका अपना लेखा शास्त्र। और सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाओ क्लास में, अपना क्लास शुरू हो गया, फटाफट आ जाओ। चलिए माइनस से लेंगे फेसबुक से चलो लेकिन मौजूद है हम लोगों ने ये समझ लिया, ठीक है। सॉरी, अंतर के कारण हम लोगों ने सीख लिया कल के पूरे क्लास में कि कौन सा चीज कैसे कैसे होता है, उसके अंतर क्या होते हैं। उसके साथ साथ कुछ और भी बातें हमने आपको बताया। कुछ और भी बातें मतलब मेरा नाम ले लिया सर, खुशी आपका नाम ले लिया हमने, स्माइली मुस्कान भी यहाँ पे मौजूद है, जल्दी वाह कुशवाहा भी यहाँ पे मौजूद है। सर बीआरएस तो हार्ड नहीं होगा ना? नहीं नहीं, बहुत बिल्कुल आराम से आपको समझ में आएगा। हिमानी भी यहाँ पे है, ठीक है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो जिसका नाम ना ले, छूटे ना बस, ठीक है। छूट जाओगे तो भाई तो अलग बात है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने अंतर के कारण पढ़ा, और साथ ही साथ कल और भी हमने बता दिया, हमने आपको सारे के सारे मेथड समझा दिए। हमने आपको सारे के सारे मेथड समझा दिए। टोटल कितने? 4 मेथड। टोटल 4 मेथड समझा दिया और सबका रूल्स रेगुलेशन बता दिए। बड़ी सिंपल वे था, बड़ी सिंपल तरीका था। हमने आपको समझा दिया कि कब कौन से तरीके का क्वेश्चन होगा तो कम कौन से तरीके से आप उसको सॉल्व करोगे, और जब सॉल्व करोगे तो आंसर किस लेवल का आएगा, किस तरह का आएगा। तो ये सारी बातें हमने कल के लास्ट 2 स्लाइड में समझाया था। बच्चों ने उस स्लाइड को पढ़ने के लिए हमने बोला था, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, आप लोगों ने याद कर लिया, तो आज का क्लास एकदम मक्खन की तरह आपको समझ में आ जाएगा, एकदम बढ़िया से। आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। और अगर आपने जो है नहीं पढ़ा, नहीं याद किया, तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। हालांकि आप आज भी सीख सकते हो, लेकिन पढ़ के आओगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो इसीलिए आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नहीं बल्कि न्यूमेरिकल्स है, यानी ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन की बात किया जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक। क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन यहाँ पे ये कहता है सबसे पहले कि 1 जुलाई 2019 यानी इस डेट का हमारा जो है क्वेश्चन है। आपको हमने बताया कि बीआरएस यानी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये क्या है? ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है, ठीक है। और स्टेटमेंट जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें एक जो है फिक्स डेट पे वो तैयार होता है। जैसे यहाँ पे 1 जुलाई 2019 का डेट है, तो ये 1 जुलाई 2019 को तैयार हो रहा है, एक डेट जरूर होगा। इस डेट को बता रहा है जो ए नाम का कोई व्यापारी है, उसका बैंक खाते में उसकी रोकड़ बही के अनुसार 40,000 का डेबिट शेष था। तो उसके किसके अनुसार? रोकड़ बही के अनुसार शेष, रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष, यानी ये क्या है? ये है बैलेंस एज पर कैश बुक। रोकड़ बही में अगर डेबिट शेष होता है तो उसको बैलेंस एज पर कहते हैं ना। तो यहां पर हमें पता चल गया बैलेंस एज पर कैश बुक है, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? डेबिट बैलेंस, वो हमारे पास 40,000 का क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। बैलेंस एज पर कैश बुक 40,000 का है। ये क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ करके समझ में आ रहा है ना? ये पहला लाइन समझ के पढ़ करके आ गया। अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद आगे बोलता है कि आगे यह पाया गया कि, आगे क्या पाया गया? ये 2 बात पाया गया। पहला बात ये पाया गया कि 62,000 रुपए, कितना? 62,000, 62,000 के बैंक ड्राफ्ट बैंक में संग्रहित होकर जमा हो गए, परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखे गए। बैंक ड्राफ्ट एक तरह से चेक की तरह आप समझो, एक डॉक्यूमेंट है। जैसे चेक होता है, हुंडी होता है, बिल विनिमय पत्र होता है, उसी तरह बैंक ड्राफ्ट भी एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ठीक बात। आप समझो कि बैंक ड्राफ्ट जो है ना वो क्या हुआ है? देखो यहाँ पर सीबीपीबी हम बना रहे हैं, सीबीपीबी बना के क्वेश्चन सॉल्व होता है, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो ये बना रहे हैं। तो यहाँ पे बोलता है कि एक बैंक ड्राफ्ट जो है ना वो संग्रहित होकर जमा हो गया। वो बैंक में जो है संग्रहित होकर जमा हो गया, नहीं बैंक के अंदर आपने जमा कर दिया, लेकिन उसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ। तो बताओ ये कहां जुड़ेगा, कहां घटेगा? बता दो तो। पहला पॉइंट बता दो, ये कहां जुड़ेगा, कहां घटेगा? बैंक ड्राफ्ट जो है बैंक में जमा हो गया, संग्रहित होकर बैंक में जमा हो गया, लेकिन रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। तो बताओ कहां जुड़ेगा, कहां घटेगा? बता दो, बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ। बैंक ड्राफ्ट जो है जमा हो गया और रोकड़ बही में नहीं लिखा गया, कहां जुड़ेगा, कहां घटेगा? जल्दी से बताओ, ठीक है। आशीष मेहता ने बोला पीबी में प्लस और सीबी में माइनस। स्तुति पीबी प्लस सीबी माइनस। खुशी पीबी प्लस, क्योंकि बैंक में जमा हो गया। तो आप लोगों ने एकदम सही बोला कि पीबी प्लस सीबी माइनस, सीबी माइनस पीबी प्लस, सीबी माइनस पीबी प्लस, पीबी प्लस सीबी माइनस, सब वही बता रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। क्योंकि बैंक में जमा हो गया, तो आप लोगों ने एकदम सही बोला कि बैंक में जमा हो गया, यानी बैंक में 40,000 बढ़ गया। लेकिन हमारा कैश बुक में क्या होगा? जब वहां बढ़ गया तो कैश बुक में घटा रह गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, एकदम सही आप लोगों ने बोला, बिल्कुल सही। क्योंकि बैंक में जमा हो गया भाई, और कैश बुक में नहीं लिखा गया, कैश बुक नहीं लिखा गया, इसलिए कैश बुक में घटा रह गया, तो एकदम परफेक्ट है।
बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात देखो, नेक्स्ट बोलता है क्या कि 6,000 रुपए के चेक बैंक में जमा कराए गए परंतु उनका संग्रह नहीं हुआ। अब बताओ 6,000 का चेक बैंक में जमा कराए गए लेकिन वो संग्रहित नहीं हुआ, तो बताओ ये कहां जुड़ेगा, ये कहां घटेगा, बता दो ये कहां जुड़ेगा, ये कहां घटेगा, जल्दी बताओ। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट बताओ, दूसरा वाला पॉइंट बता दो, ये कहां जुड़ेगा, ये कहां घटेगा। 6,000 के चेक बैंक में जमा कराए किंतु क्या हुआ, किंतु संग्रहित नहीं हुआ, उसका संग्रह नहीं हुआ। ठीक है, 62,000 होगा, 40,000 नहीं, अच्छा 62,000 है यार, हमने देखा ही नहीं। ठीक है, ओके ओके, 62,000 होगा। ठीक है, और ये बता दो अगला 6,000 वाला, हम ऊपर का 40,000 ही लिख दे रहे, बताओ। ठीक है, दूसरा बता दो 6,000 का चेक बैंक में जमा कराए किंतु अभी तक संग्रहित नहीं हुए, तो आप लोग क्या बता रहे हो, सीबी प्लस पीबी माइनस सीबी प्लस पीबी माइनस सीबी प्लस पीबी माइनस, सब ये बोलो ना, बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला, क्योंकि जमा कराया गया और संग्रह नहीं हुआ है, यानी जमा जब कराया गया तो अपने यहां तो बढ़ा दिए 6,000 रुपए, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर भाई संग्रहित नहीं हुआ, यानी यहां पर क्या हुआ, 6,000 घटा रह गया। ठीक है, एकदम परफेक्ट आप लोगों ने बोला। अब ध्यान देने वाली बात कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या कि क्वेश्चन की शुरुआत क्या है। तो ये क्वेश्चन की शुरुआत है बैलेंस एज पर कैश बुक से, बैलेंस एज पर कैश बुक से जब क्वेश्चन की शुरुआत होती है, ये पहला मेथड है, तो उसका सॉल्यूशन किसके हिसाब से होता है, कैश बुक के हिसाब से होता है कि पासबुक के हिसाब से होता है, बताओ। सॉल्यूशन किसके हिसाब से करेंगे, कैश बुक के हिसाब से कि पासबुक के हिसाब से। बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसके हिसाब से होगा, कैश बुक के हिसाब से कि पासबुक के हिसाब से, किसके हिसाब से होगा बोल दो, जल्दी जल्दी बता दो, तो कौन सही बताता देखते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक है तो किसके हिसाब से सॉल्यूशन होगा, हाँ किसके हिसाब से सॉल्यूशन होगा। नवाब ने बोला पासबुक के हिसाब से, विशाल चौधरी पासबुक, स्तुति पासबुक, कैश बुक, स्तुति ने नहीं, स्तुति ने पासबुक बोला, बाकी एक ने कैश बुक बोला, पासबुक 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 पासबुक, राजेश सिंह कैश बुक। ठीक है, कुछ बच्चे कैश बुक बोल रहे हैं, बाकी ज्यादातर बच्चे पासबुक बोल रहे हैं। तो देखो भाई कल का जो लास्ट वाला हमने जो स्लाइड बताया था दो, वहीं पे तो इसी को तो समझना था। बैलेंस एस पर कैश बुक जब रहेगा, जब भी बैलेंस की बात होगा तो हमेशा उसके उल्टा से सॉल्यूशन होगा, बैलेंस का उल्टा से सॉल्यूशन होगा। और बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होता है, डेबिट, तो डेबिट जब भी होगा तो उसका सॉल्यूशन पासबुक के हिसाब से होगा। और बैलेंस एज पर कैश बुक है तो कैश बुक का उल्टा क्या होता है, पासबुक, यानी कैश बुक को काट दो और पासबुक के हिसाब से सॉल्यूशन करोगे, इसमें जोड़ने वाला चीज जुड़ेगा, इसमें घटने वाला चीज घटेगा। ठीक हो गया, बात डन है, समझ में आया। चलो अब ये समझ में आया तो अब चलो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट के लिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ऊपर हम लोग हेडिंग बनाते हैं, लिखते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और फिर ब्रैकेट में लिखते हैं एज एट, और जिस डेट पे हमारा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना वो डेट डाल दो। डेट क्या है हमारा, 1 जुलाई 2019, ठीक है, तो एज एट 1 जुलाई, और क्या होगा 2019, 1 जुलाई 2019, ये हमारा डेट हो गया। ठीक है, ये हमारा डेट हो गया। और फिर इसके बाद हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे तो फॉर्मेट में क्या होगा, फॉर्मेट में इस तरह से हमारा जो है 2 अमाउंट के कॉलम होंगे, ठीक है, 2 अमाउंट के कॉलम होंगे, बाकी कुछ नहीं। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में क्या होगा, यहां पर हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां पर हो गया पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहां पर हम लोग लिखते हैं अमाउंट, यहां पर हम लोग लिखते हैं अमाउंट, रुपए का सिंबल, यहां पर हम लोग लिखते हैं अमाउंट, रुपए का सिंबल, ठीक है, ये हो गया। अब ये फॉर्मेट हमारा बनके तैयार हो गया। अब इस फॉर्मेट में जब सॉल्यूशन करने की बारी आती है तो सबसे पहले उस चीज को लिखते हैं जिससे से क्वेश्चन की स्टार्टिंग है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग है बैलेंस एज पर कैश बुक से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहां पे लिखेंगे बैलेंस, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हम लोग सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, और वो बैलेंस होता है डेबिट, तो ब्रैकेट में डेबिट भी लिख दोगे। कितने का है, 40,000, वो कहां लिखेंगे, ये वाले अमाउंट के कॉलम में, मेन अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 40,000, बैलेंस एज पर कैश बुक हो गया 40,000। फिर इसके बाद इसमें ऐड करने वाले आइटम्स लिखेंगे, ठीक है, तो फिर नीचे हम लोग डालेंगे ऐड,
और ऐड करने वाले आइटम्स लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे ऐड करने का सबसे पहला आइटम क्या है, तो ऐड करने का सबसे पहला आइटम है ये 62,000 वाला, बस एक लौता आइटम ऐड करने वाला है। और 62,000 में हुआ क्या था कि बैंक जो है ड्राफ्ट वो संग्रहित होकर जमा हो गए थे, लेकिन रोकड़ बही में नहीं लिखे गए। तो ठीक है, बैंक ड्राफ्ट कलेक्टेड बाई बैंक बट नॉट रिटेन इन कैश बुक, ठीक है, ये लिख देंगे। बैंक ड्राफ्ट कलेक्टेड बाई बैंक, यानी बैंक ड्राफ्ट जो है बैंक ने जमा कर लिया, कलेक्टेड बाई बैंक बट नॉट रिटेन इन, नॉट रिटेन को नॉट रिकॉर्डेड भी लिख सकते हो, नॉट रिटेन इन कैश बुक। बैंक ड्राफ्ट को बैंक में जमा कर लिया गया था लेकिन उसको कैश बुक में नहीं लिखा गया। कितने रुपए का बैंक ड्राफ्ट था, 62,000 का था, तो 62,000 आप इसमें डाल दोगे, ठीक है। इसके अलावा जुड़ने वाला और आइटम है नहीं, इसके बाद जुड़ने वाला कोई और आइटम नहीं है। तो जब हमारा जुड़ने वाला आइटम जहां पे खत्म हो जाएगा, अरे मान लो कि एक से ज्यादा जुड़ने वाला आइटम रहता है, जैसे आगे के क्वेश्चन में मिलेगा कि एक से ज्यादा मतलब 2 3 4 5 जुड़ने वाले आइटम होंगे, तो जितने जुड़ने वाले आइटम होंगे सबको लाइन बाय लाइन ऐसे लिख दोगे और सबके अमाउंट इसमें लाइन बाय लाइन डाल दोगे। और फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर यहाँ पे लाइन ऐसे खींच दोगे और जितने आइटम्स रहेंगे उन सबको जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है, वो अमाउंट आप यहाँ पे डाल दोगे। और फिर क्या होगा, क्योंकि ये फाइनली ऐड वाला है तो ऐड कर दोगे, तो 62,000 और 1,40,000 कितना हो गया, 1,02,000, ठीक है। 62,000 और 1,40,000 हो गया 1,02,000, ठीक, ये 1,02,000 आ गया। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद हम लोग लेस करेंगे, घटाएंगे, ठीक है, घटाएंगे। घटने वाला आइटम भी हमारा यहाँ पे एक ही है, तो घटाने वाला आइटम क्या है, तो घटने वाला आइटम ये 6,000 का, ये क्या है, बोला है चेक बैंक में जमा कराएं परंतु संग्रह नहीं हुए। इसका इंग्लिश हमने क्या बताया, चेक सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, है ना बात। तो इसका इंग्लिश हो गया चेक सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, चेक सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है। कितने रुपए का, 6,000 का था ना, तो 6,000 हमने यहां डाला। इसके अलावा घटने का अगर और कोई भी आइटम रहता मान लो, तो हम लोग क्या करते हैं, वो सारे के सारे आइटम्स यहाँ पे लिख देते हैं, फिर फाइनली इन सबको जोड़ करके, ठीक है, फाइनली इन सबको जोड़ करके इसमें डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो 6,000 इकलौता है तो 6,000 हुआ। और फिर क्या करते हैं, ये घटने वाला आइटम है तो ऊपर से नीचे घटाते हैं, तो घटाओगे तो कितना आ गया, 3 0, 2 में से 6 जाएगा नहीं, तो 12 में से 6 गया तो कितना हो गया 6, फिर 9, यानी आ गया 96,000, 96,000 रुपए आया। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, क्योंकि और कोई आइटम तो है नहीं, तो ये आंसर है। और इस आंसर को किस तरह से लिखोगे, इस आंसर को लिखोगे बैलेंस एज पर, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरुआत था ना, तो कहां पे अंत होगा, पासबुक में, तो बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक आ गया। और क्या, क्रेडिट, बैलेंस एज पर पासबुक क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो बस ये हमारा क्वेश्चन बन के तैयार, ठीक है। तो ये एक सबसे सिंपल सा, सबसे आसान सा क्वेश्चन हो गया, आगे समझ में। अब इसी क्वेश्चन में हम लोग कुछ और भी बातें ऐड करेंगे, अगले क्वेश्चन में देखना, अगले क्वेश्चन में देखना थोड़ा सा और आइटम हम लोग डालेंगे, तब और बेहतर समझ में आएगा। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बात फॉर्मेट क्लियर हुआ कि कैसे कैसे क्या जाना है, बोलो समझ में आया क्या, देखें कितने % बच्चों को समझ में आया। सीबीपीबी तो समझ में आ गया, जोड़ने घटाना, बस लिखने का तरीका आपको प्रैक्टिस करना है। लिखने के तरीके पे प्रैक्टिस हो गया तो फिर आराम से पूरा का पूरा बात एकदम सही, पूरी की पूरी बातें समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को समझ में आ गया, एकदम अच्छा, एकदम जबरदस्त, एकदम बढ़िया, एक नंबर, हो गया बात, ठीक है, हो गया यार। 87% बच्चों को समझ में आ गया, लगभग 12.5% बच्चे, 12% बच्चों को नहीं समझ में आया, देख ले क्या है। और यहाँ पे जो डाउट है वो है ये, सर 27 जनवरी से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, और रिवीजन कब से स्टार्ट होगा। रिवीजन आप लोग को करना है तो वन शॉट सीरीज जो चल रहा है उससे रिवीजन करो, जो आप लोग का पेस स्टेट बोर्ड वाला फ्री वाला बैच है वहां से रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। इंतजार मत करो कि रिवीजन कब से स्टार्ट होगा, जब स्टार्ट होगा तब करेंगे आप, यार आप पढ़ते चलो, रिवीजन करते चलो साथ में, ठीक है। और कोर्सेज तो यार खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस बैच में हम लोग डबल डबल क्लासेस ले चल रहे ना, 1.0 के साथ भी इसको मर्ज किया हुआ है, तो दोनों के दोनों चल रहा है, तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा 27 जनवरी से पहले, क्या 15 जनवरी तक आसपास ये बैच खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो कोर्स कंप्लीट हो रहा है,
गुरुजी ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट। ऐसे किया जा सकता है, लेकिन ये स्टेट बोर्ड में ये रूल तरीका नहीं चलता है। जनरली स्टेट बोर्ड में जैसा हम फॉर्मेट बता रहे हैं वैसे चलेगा। बाकी आप जो ये तरीका बता रहे हो ये सीबीएसई में चलता है, ठीक है, ये सीबीएसई में चलता है, तो वो मेथड आप सीबीएसई में अप्लाई कर सकते हो। स्टेट बोर्ड में ये वाला तरीका नहीं चलता है, ठीक है। स्टेट बोर्ड में जैसा हम बता रहे हैं वैसे करते हैं, वो बड़ी ईजी भी पड़ता है और आराम से वैसे ही लिखना है, ठीक। बाकी आप अपने स्कूल में एक बार कंफर्म कर लेना कि आपके स्कूल में, क्योंकि अंततः कॉपी तो भाई स्कूल का टीचर चेक करेगा, हम तो चेक नहीं कर रहे हैं। मेरे पास आता है आपकी कॉपी तो हम चेक कर लेते हैं, लेकिन मेरे पास तो आएगा नहीं, तो अंततः आपके स्कूल के टीचर चेक करेंगे, तो वहां पे उनसे पूछ लेना कि वो कौन से मेथड में लिखना पसंद करेंगे। तो जिस मेथड से लिखना पसंद करेंगे उस हिसाब से आपको डेबिट क्रेडिट वाला फिर करना पड़ेगा। आप वरना ये वाला मेथड से ही बता देना कि सर ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अगर वो हाँ बोलेंगे तो आप ऐसे ही करना, ये आसान पड़ता है, ठीक है। शनिवार के बाद आज मैं क्लास कर रहा हूँ, अंकित चौरसिया, ठीक है, एक दिन का गैप है। क्यों आप लोग गैप करते हो? सर मेरा फाइनल एग्जाम 27 जनवरी से, ठीक है। चलो बात हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात देखते हैं अब ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को पकड़ो और इसमें देखो कुछ और आइटम्स मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया आपको मिलेगा। तो यहां पे बोला क्या जाता है, यहां पे बोलता है कि 31 दिसंबर, ठीक है, कितना, 31 दिसंबर 2019, इस डेट पे आपका बीआरएस बन रहा है। इस डेट पे बोला है कि एक व्यापारी के रोकड़ बही के अनुसार 7,500 रुपए का बैंक में डेबिट था। किसके अनुसार? रोकड़ बही के अनुसार 7,500 बैंक में डेबिट था। यानी ये भी क्या आ गया, बैलेंस एज पर, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया, बैलेंस एज पर कैश बुक। यानी वही पहला वाला मेथड से क्वेश्चन सॉल्व है। बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका बैलेंस क्या होता है, इसका बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट बैलेंस कितना था, 7,500, ठीक है, ये था। और फिर बोलता है क्या, फिर बोलता है कि रोकड़ बही और पासबुक के मिलान करने पर यह मालूम हुआ कि 500 रुपए और 700 रुपए के दो चेक जो 31 दिसंबर को बैंक में जमा किए गए थे, उनका रुपया 15 जनवरी 2020 तक वसूल नहीं हुआ। अब समझो, सीबीपीबी बनाते हैं, ठीक है, सीबीपीबी बनाते हैं, ध्यान से समझो। बोल रहा है क्या कि यह पता चला कि 500 और 700 के दो चेक, 500 और 700 के दो चेक थे, वो क्या हुआ था, वो 31 दिसंबर को बैंक में जमा कराया। 31 दिसंबर मतलब ये डेट पे, जिस डेट पे हम बीआरएस बना रहे हैं उसी डेट पे देखना है कि पैसा जमा हुआ कि निकला, क्या हुआ, उसी डेट का आपको अंतर पता करना है। अंतर किस डेट पे पता करना है, 31 दिसंबर 2019 को ही। इसके बाद जो भी चीजें होगा उसका प्रभाव हमारा बीआरएस में पड़ेगा। तो बोल क्या रहा है यही कि 31 दिसंबर को बैंक में जमा कराया, लेकिन वो जो भुगतान हुआ है उनका रुपया 15 जनवरी 2020 तक भी वसूल नहीं हुआ। भाई 31 दिसंबर तक ही वसूल नहीं हुआ रहता तो भी हम लोग का प्रभाव पड़ जाता है। तो भाई ये तो 15 दिन बाद भी, 15 दिन बाद भी ये वसूल नहीं हुआ है ना बात। देखो साफ साफ बोला कि 15 जनवरी 2020 तक भी वसूल नहीं हुआ, यानी ये वसूल तो हुआ ही नहीं, जमा कराया लेकिन वसूल ना होने का मतलब, लेकिन जमा नहीं हुआ। बैंक में जमा कराया लेकिन जमा नहीं हुआ। चेक डिपॉजिट मतलब चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, यही बात हो रहा है। तो बताओ कहां जुड़ेगा कहां घटेगा, बताओ ये 500 और 700 यानी 1200 रुपए कहां जुड़ेगा कहां घटेगा। बैंक में जमा करा दिए गए थे लेकिन जमा नहीं होता, वसूल नहीं होता, मतलब जमा नहीं होता। तो कहां जुड़ेगा कहां घटेगा, बताओ जल्दी से, ठीक है, बताओ कहां जुड़ेगा कहां घटेगा। तो भाई जब आप बैंक में जमा कराए, ठीक है, आप बैंक में जमा कराए 7,500 1200, तो 1200 आपने बैंक में जमा कराया, तो आपने क्या किया, आपने 1200 बढ़ा दिया, लेकिन वो जमा नहीं हो पाया, यानी यहां पर क्या हुआ, यहाँ पे 1200 घटा रह गया, ठीक है। तो कैश बुक में बढ़ा और पासबुक में घटा रह गया, ठीक। कैश बुक में क्या हुआ, बढ़ा और पासबुक में घटा रह गया, ठीक है। कुछ बच्चे गलत बताएं तो थोड़ा सा आप तो सही कर लेना, ठीक है। अगली बात क्या बोलता है, अगली बात बोलता है कि 600 800 और 1200, 12 8 2000 2000 2600, ठीक है, इसके तीन चेक जो 28 दिसंबर को काटे गए थे। 28 दिसंबर कब है, इससे पहले, यानी बीआरएस बनने से पहले काटे गए थे, उनका भुगतान 10 जनवरी 2020 तक नहीं हुआ। यानी यहां भी क्या हुआ कि चेक इशूड है, चेक काटकर दिया गया है, लेकिन वो 10 जनवरी तक भी, यानी 31 दिसंबर को ही हम लोग बना रहे हैं, उसके बाद अगर भुगतान भी हो गया तब भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये बोला कि 10 जनवरी तक भी उसका भुगतान नहीं हुआ, वो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है, ठीक है। तो यानी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बताओ कहां जुड़ेगा कहां घटेगा, कहां जुड़ेगा कहां घटेगा। तो 2600 को है ना, 12 2 12 8 20 2, तो 20 6 26, 26 600 का जो है चेक जो है वो इशू हुआ है, लेकिन नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है, यानी 2600 यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ा रह गया, ठीक। हो गया बात, हो गया। फिर इसके बाद देखो अगला, फिर बोलता है 31 दिसंबर को, यानी जिस डेट पे बीआरएस बन रहा है उसी डेट पे बैंक ने
पासबुक में 125 रुपया ब्याज के क्रेडिट किए हैं जिसका लेखा रोकड़ पुस्तक में नहीं हुआ। बैंक ब्याज को क्रेडिट किया, बैंक ने पासबुक में ब्याज का क्रेडिट किया है, बताओ कहां जुड़ेगा कहां घटेगा। बैंक ने पासबुक में ब्याज का क्रेडिट किया है, बताओ कहां जुड़ेगा कहां घटेगा। बैंक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, बढ़ना की घटना, कहां जुड़ेगा कहां घटेगा बताओ। बैंक ने पासबुक में 125 रुपए ब्याज के क्रेडिट किए, ठीक है, बैंक ने पासबुक में 125 रुपए ब्याज के क्रेडिट किए, कहां जुड़ेगा कहां घटेगा। पासबुक में क्रेडिट यानी बैंक में क्रेडिट, क्या है बैंक में क्रेडिट का मतलब बढ़ना, यानी पासबुक में जो है बढ़ गया है 125 रुपए, पासबुक में 125 रुपए बढ़ गया, लेकिन ये कैश बुक में क्या होगा 125 रुपए घटा रहेगा, क्योंकि पासबुक में ये क्रेडिट हुआ है, रोकड़ भाई में नहीं पता है। और सेम इसी तरह देखो बैंक व्यय 20 रुपए जो है पासबुक में तो डेबिट किए गए, किंतु उसका लेखा रोकड़ पुस्तक में नहीं हुआ, तो 20 रुपए का हमारा बैंक व्यय जो है यहाँ पर घट गया, लेकिन यहाँ पर 20 रुपए का बैंक व्यय क्या बढ़ा रह गया, ठीक। और फिर क्या बोलता है 31 दिसंबर 2020 को बीआरएस जो है बैंक समाधान विवरण पत्र जो है तैयार करना है। यहाँ 2020 टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 2019 होना चाहिए, ठीक है 2019 होना चाहिए, क्योंकि देखो इस डेट पे ही आपका यह शेष दिया था। तो 31 दिसंबर 2019 को आपको जो है बैंक समाधान विवरण जो है बनाना है, ठीक है। चलो तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सर कुछ चल नहीं रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। अब चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो बनेगा क्या, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये हम लोग लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, ये लिखा गया और ब्रैकेट में लिखा गया एज एट 31 दिसंबर, ठीक है 31 दिसंबर 2019, ठीक, ये बन गया भाई। और फिर फॉर्मेट ड्रॉ होगा, जैसे हमने बताया फॉर्मेट हमारा यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। फॉर्मेट क्या लिखना है, यहाँ पे तो दोनों अमाउंट हो जाएगा, यहाँ भी अमाउंट यहाँ भी अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर्स लिखते हैं। और जब ये सारी बातें लिख देते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग लिखते हैं, क्वेश्चन की स्टार्टिंग है बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस होता है डेबिट, कितने रुपए का है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा कितना है, तो वो है 7500, तो हम लोग डाल देंगे 7500 यहाँ पर, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक 7500 हो गया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करना है भाई, क्वेश्चन जो है बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्टिंग है, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक से क्वेश्चन की स्टार्टिंग है, तो किसके हिसाब से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा कैश बुक काट देंगे और पासबुक में जो चीज हुआ उसके हिसाब से इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसमें जो जुड़ा है उसको जोड़ेंगे, इसमें जो घटा है उसको घटाएंगे, ठीक है, जो जुड़ा है उसको जोड़ेंगे, जो घटा है उसको घटाएंगे। जुड़ा क्या है भाई 2600 वाला और 125 वाला, तो 2600 वाला ये 3 चेक है, जिसे क्या गया था, जिसे निर्गमित किया गया था लेकिन वो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, तो हम लोग लिखेंगे पहला ऐड वाले आइटम में, ठीक है, पहला ऐड वाले आइटम में लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक। 3 चेक थे, कितने कितने का यहाँ पे लिख देते हैं 600 800 1200, 600 800 1200 का हमारे 3 चेक थे, ठीक है, तो हम लिखेंगे 600 प्लस 1200 कितने रुपए का हो गया, तो ये तीनों मिला के 2600, ठीक है। ये पहला पॉइंट जुड़ने वाला हो गया। दूसरा पॉइंट जुड़ने वाला क्या था भाई, तो दूसरे पॉइंट जुड़ने वाले में ये था 125 रुपए वाला, और 125 का था क्या, 125 रुपए का ब्याज था, बैंक का ब्याज, ठीक है, तो बैंक इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक इंटरेस्ट अलाउड बाय भी लिख सकते हो या क्रेडिटेड बाय बैंक भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, ठीक है, बैंक इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक
या क्रेडिटेड बाय बैंक, दोनों लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। कितना का है? 125 का, तो हम लोग 125 यहाँ पे डाल देंगे। और जुड़ने का आइटम कुछ है ना, यही दो आइटम जुड़ रहे थे, जुड़ने वाला आइटम खत्म। तो फिर करना क्या है, फिर इनको हम लोग को ऐसे लाइन खींच देना है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 26 और 1 27, 2725 ये हमारा जोड़ने पे हो गया। इन दोनों को जोड़ने पे हो गया 2725। ठीक है, अब करना क्या है, फाइनली ये आइटम ऐड का है, तो इसको और इसको दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो गया 5, फिर यहाँ पे हो गया 2, फिर यहाँ पे हो गया 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, और 7 2 9 1 10, 10,225 रुपए हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक, बात समझे, 10,225 हमारा यहाँ पे आ गया। अब इसमें से लेस करेंगे, तो देखो लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, लेस वाले दो आइटम है। ठीक है, लेस वाले हमारे दो आइटम है। सबसे पहला लेस वाला आइटम क्या है, तो सबसे पहला लेस वाला आइटम है 1200 का। 1200 में क्या है, 7 5 1200 ये वाला कि चेक जो है जमा किया क्या था लेकिन वसूल नहीं बता, यानी चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग पहला आइटम, चेक्स सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है, बट नॉट कलेक्टेड। कितने का, 500 प्लस 700, कितना हो गया, 7 5 1200, यही था ना यार, 500 और 700, बिल्कुल 500 और 700 यानी 1200। 1200 का हम लोग यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज था, वो क्या था, दूसरा आइटम घटाने में जो दूसरा आइटम था वो क्या था, वो था ये 20 रुपए वाला बैंक व्यय। 20 रुपए का बैंक व्यय, बैंक व्यय को लिखते हो बैंक चार्जेस। ठीक है, तो बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, या ओनली बैंक चार्जेस भी लिख दोगे तो काम चल जाता है। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। ठीक है, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, चार्ज बाय बैंक, कितना रुपए, 20 रुपए। 20 रुपए, दोनों जोड़ दो, 1220, जोड़ने पे कितना है, 1220। ठीक है, अब घटा दो, 1220 से घटा दो, तो 5 में से 0 गया तो 5, 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0, और 10 में से 1 गया तो 9। 9,005 रुपए इसका आंसर हो गया, 9,005। और आंसर को क्या लिखेंगे, आंसर को लिखेंगे हम लोग बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। कैसा, क्रेडिट बैलेंस। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, डन है, आगे समझ में। तो अब हमको लगता है कि आप लोगों को एकदम बढ़िया से ये मेथड समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, है कि नहीं, बात बता दो तो सही है ना, समझ में आ गया हो रहा, बिकॉज आई वाज। ठीक, तो चलो यहाँ तक समझ में आ गया। सर एक बार बुक से क्वेश्चन लगा लूँ, हाँ आप लगाना, इसके बाद क्वेश्चन हम देंगे, आप लोग बुक से भी लगाना, हम भी खुद बहुत से क्वेश्चन देंगे, आप लोग खुद से लगाना अपने बुक से भी, और हम भी बहुत से क्वेश्चन देंगे। तो इस बार 90% बच्चों को समझ में आया, यानी कुछ परसेंट और बच्चों को जो है समझ में आ गया। ठीक है, और जो 10% है उनमें किसी को कोई दिक्कत हो रहा है, सर मेरा भी सही था, पहले बार बनाए हैं हम, बहुत बढ़िया, सपना समझ में आ रहा है ना, तो यानी बीआरएस आप लोग को एकदम बढ़िया से क्लियर होने लगा। सर ऐसे हिंदी में नहीं लिख सकते, नहीं हिंदी में नहीं लिख सकते इसे लक्ष्मी, क्वेश्चन हमेशा इंग्लिश में ही सॉल्व होना है, तो हिंदी में नहीं लिख सकते सर, काठमांडू में तो और ज्यादा ठंड है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा है भाई, नेपाल जो है उस वो पहाड़ों की गोद में है। ठीक है, और पहाड़ों की गोद में होने की वजह से वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होता है मजा आता है ना बात, जब पहाड़ों के बीच में जो ठंड होता है पहाड़ों का, उसमें बहुत मजा आता है। तो बिल्कुल सही है भाई। और यहाँ पर क्या है सर, प्लीज गुस्सा मत होइएगा, आप अपनी ड्रीम कार बता दीजिए प्लीज सर। यार हम जो है ना, मैं ये सब चीज़ों का ड्रीम ही नहीं देखते हैं, इन सब चीज़ का सपना नहीं है, वो सब अपने आप मिल जाता है बिना सपना क्या। ठीक है, मेरा सपना उससे बहुत बड़ा बड़ा है, तो हम इस छोटे मोटे चीज़ का सपना नहीं देखते, कार वार ये सब जो है ना भौतिक चीज़ों का, यार बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ये अपने आप मिलता रहता है। हम काम करके जो है नाम कमाना चाहते हैं, जितना नाम होगा ये सब चीज़ें अपने आप मिल जाता है, तो इसलिए हम इसके पीछे नहीं चढ़ते हैं कि मेरा ये सपना है वो सपना है, वो मिलना है, एक समय आएगा मिल ही जाएगा। ठीक है, और जब लेंगे तो आप समझ जाएगा ये कार हमको पसंद है ना बात, जब ले लेंगे तो। सर बीआरएस का एमसीक्यू करवा दीजिए, बिल्कुल होगा, आएगा उसका भी समय। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया,
राहुल वशिष्ठ पढ़ तो रहे हैं साथ साथ, जहां पे नहीं समझ में आए उसी समय तुरंत बोल दो कमेंट में कि सर देखो ये वाला लाइन नहीं समझ में आया, तो उसको दोबारा समझाएंगे, ठीक है। सर मेरे स्कूल में कॉमर्स टीचर नहीं है, सिर्फ बीएसटी का एक टीचर, बीएसटी का एक टीचर नहीं मतलब बीएसटी का ही एक टीचर है बाकी नहीं है, या फिर कोई क्या बोलना का मतलब है। राजेश सिंह, एक ही टीचर बीएसटी को सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। बैच सर मैच नहीं, बैच सर मैच नहीं, ओके। सर मेरा एग्जाम 15 जनवरी के बाद से स्टार्ट हो जाए तो सर आप रिवीजन क्लास कब से स्टार्ट करेंगे? ज्ञानदीप सिंह, हम लगातार बोल रहे हैं, जो वन शॉट हुआ ना, जैसे कल देखो जनरल हुआ, तो जनरल का वन शॉट हुआ, आप उसको देख लेना, आपका तैयारी हो गया, ठीक है। और आप लोग जो अपने एग्जाम एग्जाम की बता रहे हो ना यार, पोल जब हुआ था तो आप लोग बोल रहे थे कि आप लोग के एग्जाम जो है फरवरी में जाएगा, ठीक है, तो पोल में तो आप लोग फरवरी बताए हो, अब यहाँ पे आप जनवरी बता रहे हो सभी लोग, तो उसी लिए ना हमने बताया था टीम से, हमने टीम से बोला था कि बच्चों के एग्जाम जो है जनवरी में ही होगा, सारी ज्यादातर बच्चों के बोर्ड से पहले होगा। लेकिन जब पोल हुआ यार, मेरी बातें गलत निकल गई, मेरी बातें गलत निकल गई, क्योंकि वहां पे ज्यादातर बच्चों ने अपने एग्जाम का पोलिंग में क्या लिया है कि फरवरी में एग्जाम होगा, मार्च में एग्जाम होगा। यार तो मेरी बातें वहां पे गलत हो गई, वरना आप लोगों के ज्यादातर कंटेंट जो है दिसंबर में ही मिल जाए आपको, दिसंबर में मिल जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग जितना एग्जाम जितना पास रहेगा उतना पास हम लोग देते हैं ना कंटेंट, क्यों देते हैं, जैसे मतलब मैराथन क्लासेस वगैरह वगैरह, इसलिए क्योंकि आपकी तैयारी एग्जाम का हमें कराना ना, पहले ही पढ़ा देंगे, पहले ही सब करा देंगे, फिर रिवीजन कैसे होगा? तो वही जो रिवीजन आप बोल रहे हो ना, वो एग्जाम से पहले होगा। अब एग्जाम आप लोग के क्योंकि लेट में हो रहा है, फरवरी वगैरह में होगा, तो फिर जनवरी में रिवीजन होगा, ऐसा है। तो इसलिए तो आप लोगों को ये बात वहां पे लिखना चाहिए था, वहां पे आप लोगों को पोल में करना चाहिए था, ठीक है। और बाकी अब बाकी बच्चे अपने रिवीजन करने के लिए क्या करो, बाकी बच्चे रिवीजन करने के लिए ये जो वन शॉट आता है उसको प्रॉपर वे में देखो, अच्छे तरीके से देखो, समझो, बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। सर बिहार में 15 दिसंबर से है, आप लोगों को ये बात वहां पे बताना था सर, आप बोले 15 जनवरी तक क्लास खत्म हो जाएगा, क्लास खत्म होते ही 12th का बैच लॉन्च हो जाएगा। हाँ समझ लो उसी के थोड़े समय बाद ही 12th का बैच लॉन्च होगा, क्लास खत्म होगा उसके कुछ ही समय बाद, 1 महीना 1.5 महीना मैक्सिमम आपको वेट करना पड़ेगा, आपका जो है लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। नया सेशन देखो अप्रैल से स्टार्ट होता है ना, अप्रैल से पहले ही बैच लॉन्च हो जाएगा। सर ऐड और लेस भी तो लिखते हैं, तो लिख तो रहे हैं, ऐड और लेस लिख तो रहे हैं, ठीक है साक्षी। सर 12th का न्यू बैच कब लॉन्च होगा, ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैच लिखा आपने तो ऊपर बताया था, 12th का न्यू बैच जो है वो लॉन्च होगा आपका कब, जब आप लोग का 11th का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अप्रैल में हम लोग का जनरली न्यू सेशन, सारे एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है अप्रैल में, तो आपका लॉन्चिंग वही बैच का होगा मार्च में मान लो या फरवरी में मान लो, फरवरी की लास्ट या मार्च के जो है शुरुआत में आप लोग का बैच लॉन्च हो जाएगा इसी के आसपास। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग के सारे डाउट्स जो है अलग हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी हम लोग फटाफट देखते हैं समझते हैं, और इसके बाद देखो होमवर्क भी आप लोगों के लिए बढ़िया है, आप लोगों के लिए होमवर्क भी बढ़िया है, तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से करोगे, ठीक है। फिलहाल इसको देख लेते हैं, ठीक है, फिलहाल इसको, तो इसमें क्या दिया है लिखा है देखो, पढ़ो अच्छे से, अच्छे से पढ़ते हैं। यहां पर बोलता क्या है कि निम्नलिखित विवरणों की सहायता से 31 जुलाई 2019 को, 31 जुलाई 2019 को मोहन एंड कंपनी का बैंक समाधान विवरण जो है तैयार कीजिए। तो बैंक समाधान विवरण तैयार करने का जो डेट है वो कब है, 31 जुलाई, ये डेट है। और पहला पॉइंट इसके अंदर देखो क्या मिला है, पहला पॉइंट इसके अंदर मिल रहा है कि रोकड़ पुस्तक का शेष, यानी नाम, नाम का मतलब डेबिट, ठीक है, डेबिट शेष, रोकड़ पुस्तक का डेबिट शेष कितना है, 10,000। यही जो 10,000 का शेष है यही क्या है, यही है आपका बैलेंस एज पर कैश बुक, यही है बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हमारे क्वेश्चन की शुरुआत जो है बैलेंस एज पर कैश बुक से है, बैलेंस एज पर कैश बुक होता है डेबिट, ठीक है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 है, यहाँ पर साफ साफ बोलता है कि रोकड़ बही का शेष, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है चेक जो बैंक में जमा कराए किंतु अभी तक वसूल नहीं हुए, कितने का, 2,000। कहां जुड़ेगा कहां घटेगा बताओ, चेक जो है बैंक में जमा कराए किंतु अभी तक वसूल नहीं हुए, तो कहां जुड़ेगा कहां घटेगा, बोलो। चेक जो है जमा कराए किंतु अभी तक वसूल नहीं हुआ, तो कहां जुड़ेगा कहां घटेगा, हम यहाँ पे सीबीपीबी बना रहे हैं, सीबीपीबी, ठीक है। अगर हम इसको बना रहे हैं तो बताओ, जो हमारा चेक बैंक में जमा कराया और अभी तक वसूल नहीं हुआ है उसका कहां जुड़ेगा कहां घटेगा बता दो। बताओ कहां जुड़ेगा कहां घटेगा जल्दी से, कहां जुड़ेगा कहां घटेगा बताओ, बोलो 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 जल्दी बताओ। सीबी में माइनस, पीबी में प्लस, पीबी में प्लस, सीबी में माइनस, सीबी माइनस पीबी प्लस, ठीक है, यही होगा ना। क्योंकि चेक जो बैंक में जमा कराए किंतु अभी तक वसूल नहीं हुए तो हम लोग अपने यहां बढ़ाएंगे,
अपने यहाँ बढ़ाएंगे क्या सोच करके, क्योंकि हमने जमा करा है तो हम लोग अपने यहाँ 2000 बढ़ा लेंगे, लेकिन हमारा वो अभी तक वसूल नहीं हुआ, तो बैंक में क्या हुआ, बैंक में वो 2000 घटा रहेगा, ये होगा। चेक जमा कराए किंतु अभी वसूल नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीबी में हमारा प्लस होगा क्योंकि हमने बढ़ाया, लेकिन बैंक में नहीं जमा हुआ, यानी बैंक में वो माइनस रहा, ये होगा। ठीक है, तो बाकी बच्चे अपना देख लेना। दूसरी बात यहां पर क्या बोलता है, दूसरी बात यहां पर यह कहता है कि चेक ग्राहक को दिए किंतु 2 अगस्त 2019, 2 अगस्त 2019 कब है, 31 जुलाई के बाद। तो अगर इस डेट पे कोई चीज होता है तो उसका मतलब प्रभाव पड़ेगा कहां पर, बीआरएस में। तो बोला है चेक ग्राहक को दिए गए, यानी चेक काट करके अपने कस्टमर को हमने दिया, चेक इशूड, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, किंतु 2 अगस्त 2019 तक बैंक में भुगतान के लिए उपस्थित नहीं हुए, यानी इस 2 अगस्त 2019 तक नहीं उपस्थित हुआ, यानी 31 जुलाई तक भी उपस्थित नहीं हुआ होगा, यानी ओवरऑल यही है कि यहां इस डेट पे ये उपस्थित नहीं हुआ, यानी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये 1000, बताओ कहां जुड़ेगा कहां घटेगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कहां जुड़ेगा कहां घटेगा, बताओ, बोलो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कहां जुड़ेगा कहां घटेगा। तो भाई जब चेक आप लोग निर्गमित करोगे तो सीधा सीधा मतलब क्या है कि अपने यहां तो घटा दोगे, कितना है 1000, ठीक है, तो अपने यहां 1000 घटा दोगे, लेकिन यहां पर क्या हुआ, अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, तो यहां पे 1000 बढ़ा रह जाएगा। ठीक, आया बात समझ में। नेक्स्ट बात देखो क्या है, नेक्स्ट बात बोलता है बैंक ने कमीशन लिया, बैंक ने कमीशन लिया, लिया का मतलब क्या है, लिया का मतलब बैंक ने काट लिया, जैसे बैंक चार्जेस कटता है ना उसी तरह बैंक कमीशन भी करता है। तो बैंक ने 25 रुपए का कमीशन ले लिया, बैंक कमीशन चार्ज बाय बैंक, तो बताओ कहां जुड़ेगा कहां घटेगा, तो आपको खुद समझ रहा है कि बैंक ले रहा है तो बैंक अपने यहाँ काटेगा, यानी 25 रुपए यहाँ पे कम हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, वही 25 रुपए बढ़ गया। ठीक ठीक है, आगे बात देखो, आगे का बात क्या कहता है, बोलता है बैंक ने जमा पर, ठीक है, बैंक ने जमा धनराशि पर ब्याज दिया, दिया बोला है 500 रुपए का बैंक आपका जो है ब्याज दे रहा है, तो कहां जुड़ेगा कहां घटेगा, क्योंकि बैंक ब्याज दे रहा है तो जाहिर सी बात है बैंक में जो है 500 क्या होगा, बढ़ेगा, और यहां पर क्या होगा, 500 घट जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। और फिर सबसे आखिरी देख लो, आखिरी बात क्या है, आखिरी बात बोलता है कि बैंक ने बीमे की किस्त का भुगतान किया, तो बैंक आपकी तरफ से भुगतान कर रहा है, बैंक आपकी तरफ से क्या कर रहा है, बैंक आपकी तरफ से बीमे की किस्त का भुगतान कर रहा है, कितने का, 800 रुपए का। और जब बैंक जो है किस्त का भुगतान करेगा तो जाहिर सी बात है बैंक में पैसा क्या होगा, बैंक में पैसा कम होगा ना, भुगतान करेगा तो बैंक में पैसा कम होगा, इसलिए यहां पर अब देख लो कि आपका 800 रुपए यहां पे घट गया, लेकिन यहां पर क्या हुआ, 800 रुपए बढ़ा रह गया। ओके, बात समझ में आया, बात क्लियर है सर, मैंने सॉल्व कर लिया, बहुत बढ़िया साक्षी, जबरदस्त है, आपको मतलब समझ में आ गया, इसका मतलब फटाफट आपने जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, यानी आपको समझ में आ गया। देख रहे हो एकदम इजी क्वेश्चन है, फट 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 इसके आंसर आते रहेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, और लोग भी अपने आंसर निकाल ही लोगे। अब इसमें क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक है तो जाहिर सी बात है कैश बुक कट जाएगा और पासबुक के हिसाब से हमें सॉल्यूशन करना है, तो चलो जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग लिखेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। देखो साक्षी को एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। अच्छा, किसी ने तो बोला था हमको, एकदम जिद कर दिया था कि सर बीआरएस कब पढ़ाओगे, किसी ने तो बोला था, और देखो बीआरएस चल रहा है, तो क्या वो अभी एक बार भी बोले नहीं कि सर बहुत मजा आ रहा है, क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं बड़ी तेजी से, एज एट 31 जुलाई 2019। ठीक है, यही है ना, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज एट 31 जुलाई 2019। ठीक है, कौन बोलता था लगातार कि सर बीआरएस कब पढ़ाओगे, बीआरएस कब पढ़ाओगे, कौन था, साक्षी आप ही थी क्या, आप ही बोलती थी सर बीआरएस पढ़ा दीजिए, बीआरएस पढ़ा दीजिए, इसीलिए क्योंकि आप जो है फटाफट आंसर ला रही हैं। सर मुझे भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। कौन बोलता था लगातार कि सर बीआरएस कब होगा, सर बीआरएस कब होगा, सर बीआरएस कब होगा, और दंड है कोई छत पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है क्या, मतलब आपके यहाँ बहुत ठंड है और कोई छत पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है क्या, अब हमें कैसे पता कि आपके यहाँ कोई छत पर बैठ कर पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप क्या बोलना चाहती हो। सर मजा आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, मैं थी, हाँ साक्षी थी, इसीलिए हमको समझ में आ रहा है, जिस हिसाब से आप एक्साइटेड हो, इतना तेजी से आंसर निकालते जा रहे हो और फटाफट आप समझते जा रहे हो, यानी आपको जो है बीआरएस आपका बहुत फेवरेट है, ये समझ में आ रहा है, आपका ये चैप्टर बहुत फेवरेट है ना, पक्का, तभी आप इतना खुश भी हो,
इसको पढ़ते समय, और जल्दी जल्दी आंसर निकाल रही हो, ठीक है। तो यहां पर हो गया पर्टिकुलर्स, यहां पर हो गया पर्टिकुलर्स, यहां पर हो गया हमारा अमाउंट, रुपए का सिंबल, यहां हो गया हमारा अमाउंट, रुपए का सिंबल। अब जब हम लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग को लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। सबसे पहले लिखा जाता है बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस कितना है, तो वो हमारा 10,000 रुपए है ना। बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 है, ठीक है। तो 10,000 हम लोग डाल देंगे यहाँ पर, और फिर इसके बाद ऐड वाले आइटम होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, ऐड वाला आइटम होगा। सर आपने कॉलेज में पढ़ी होगी पहले से, सर आपने कॉलेज में पहले से पढ़ी होगी मतलब अपने कॉलेज में, अच्छा साक्षी के बारे में बोलो कि वो अपने कॉलेज में पहले से पढ़ी होगी, अच्छा ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर बताया जा रहा है कि चेक बैंक में जमा कराएं किंतु वसूल नहीं हुए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं ना, हम लोग इधर से डायरेक्ट करते हैं ना कि पासबुक में जो चीज जुड़ा जोड़ेंगे, पासबुक में जो चीज घटा घटेंगे। तो जोड़ने वाला आइटम पहले 1,000 वाला है, 1,000 वाला आइटम ये क्या हुआ है, चेक दिया गया लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत हुआ है, यानी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने का, 1,000 का, सबसे पहला आइटम ऐड वाला। दूसरा आइटम क्या है, दूसरा ऐड वाला आइटम है ये 500 का। 500 का क्या है भाई, 500 का है जमा पर ब्याज, ठीक है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, 500 का ब्याज हो गया। और आइटम क्या है जोड़ने वाला, इसके अलावा जोड़ने वाला आइटम 1 2 बाकी सब घटाने वाला आइटम है, यानी जोड़ने वाला आइटम बस यही दो था, ठीक है। तो ये दोनों था, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ गया, 1500, ठीक है। ये 1500 आ गया, और जब इस 1500 को जोड़ दोगे तो कितना आ गया, 11,500, 11,500 हमारा हो गया जोड़ने पे, ठीक है। चलो इसके बाद लेस वाला आइटम करते हैं, ठीक है। जब हम लेस वाला आइटम करेंगे तो हमारे घटने वाले आइटम में क्या क्या है, तो घटने वाले आइटम में जो सबसे पहला आइटम है वो क्या है, तो घटने वाले आइटम में जो सबसे पहला आइटम है वो 2,000 का। 2,000 का क्या हुआ, चेक जमा कराए किंतु वसूल नहीं हुए, यानी चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है। चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, कितने का, 2,000 का आइटम था ना, 2,000, ठीक है। 2,000 रुपया हो गया। फिर घटने वाला आइटम 25 रुपया, 25 रुपया किस चीज का, बैंक का कमीशन, कमीशन चार्ज बाय बैंक, ठीक है। कमीशन चार्ज बाय बैंक, कमीशन चार्ज बाय बैंक, कितने रुपए का, 25 रुपए का। फिर घटने वाला आइटम क्या है, फिर हमारा घटने वाला आइटम है ये 800 का, क्या हुआ है, बीमे के किस्त का भुगतान हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, ठीक है। तीसरा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, कितने का है, 800 रुपया, हाँ 800 रुपया। तो हम लोग 800 रुपया ये भी डाल दिए, ठीक है। फाइनली हो गया बात, फाइनली ये बात डन हो गया। अब क्या करना है सर, 10,275 आंसर आया, ठीक है, बहुत बढ़िया यार, यही आया होगा शायद। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2,825 हो गया, ठीक है। ये 2,825 जोड़ने पर हो गया, ये घटने वाला आइटम है तो घटा देंगे, तो घटाएंगे तो 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, यानी 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, 9 में से 2 गया तो 9 में से 2 हो गया तो 7 हो गया, ठीक है। ये हो गया 4, 14, 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो गया, ठीक है। और यहां पर हो गया फिर 0, 10 में से 2 गया तो 8 हो गया, 8,675 आ रहा है भाई, 8,675 आ रहा है, हाँ 8,675 आ रहा है, 10,275 आपने बोला, राहुल गलत बताया, 8,675 आया है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने जो है गलत किया, अगर किया भी तो यहां पर बनेगा बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर, ठीक है, बैलेंस एज पर क्या, पासबुक। मजा आ रहा है, समझ में आ गया।
अब चलो एक और बेहतरीन बात हम आपको बता देते हैं, यहां तक सबको समझ में आया ना? तो चलो एक खतरनाक मस्त जबरदस्त बात आपको बता दे, जल्दी से आप वो भी समझ लो, क्योंकि बहुत बढ़िया से आप लोग समझ रहे हो। ये बहुत मजेदार बात है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी आप लोग लगा ले रहे हो। ठीक है, एकदम में थे तो ये मेरा बहुत क्वेश्चन देते थे, हम आंसर निकाल के बैठ जाते थे फटाफट। और अगर सर ने क्वेश्चन दिया है 3 ठो करने के लिए, तो हम जो है 10 ठो लगा के जाते थे, आगे आगे सब लगा लेते थे एकदम। इतना आसान लगता था, इतना बढ़िया लगता था, फटाफट फटाफट लगा लेते हैं। और हमको सबसे ज्यादा हंसी तब आता जब क्लास में कुछ बच्चों को नहीं आता था। यार इतनी इजी चैप्टर में पता नहीं कैसे बच्चे जो है नहीं समझ पाते थे। तो अब देखो परसेंटेज और बढ़ गया, लगभग बस 96% बोल लो उतने बच्चों को समझ में आया, और 3.5% या 4% बोल लो बच्चों को नहीं आया है। और ये 3.5 या 4% कौन है जिनको नहीं आ रहा है? भाई ये भी सीख ले तो क्या ही बात है, क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर है। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चल रहे हैं वैसे वैसे सबको एकदम समझ में आ रहा है। सर हमें पहले अकाउंट्स बिल्कुल समझ में नहीं आता था, पर जब से आपसे पढ़ने लगे हैं तब से सारे लेसन और सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने लगता है। वरना तो हम लोग स्कूल वाले सर बस थोड़ा बहुत लेसन के बारे में बताते थे और डायरेक्ट क्वेश्चन कराने लगते थे, बस यही तो दिक्कत है ज्ञानदीप। और यहाँ भी ऐसे ही बहुत से बच्चे होते हैं, वो यही चाहते हैं, वो थ्योरी के चैप्टर्स जब थ्योरी पढ़ाते हैं ना क्लास में, तो बच्चे वो क्लास स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि यार थ्योरी क्या चलेगा, जब से न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा तब से पढ़ेंगे। और उसी के चक्कर में क्या होता है, थ्योरी अच्छे से ना पढ़ने की वजह से न्यूमेरिकल्स नहीं समझ में आता है। और हम देखो जब भी न्यूमेरिकल्स पढ़ाना रहता है तो पहले थ्योरेटिकल पूरा बात क्लियर करा देते हैं, जो जो न्यूमेरिकल्स में जो जो थ्योरी रिलेट करेगा वो सारी बातें पढ़ा देते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स कराते हैं। अब इससे क्या होता है, न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आता है। और ऑन द स्पॉट अगर न्यूमेरिकल कराए नहीं समझ में आएगा। भाई क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, जब तक यही नहीं पता होगा कैसे समझ में आएगा? इसलिए ये चीज जरूरत होता है। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू, आपको समझ में आ रहा है और ऐसे ही आपको सबको समझ में आना चाहिए। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मेरा पढ़ाने का सबसे बड़ा कमाई यही है, यही पूंजी है मेरा, बच्चों का विश्वास और बच्चों को जो समझ में आए, ये अच्छे अच्छे कमेंट्स, यही मेरी पूंजी है ना बात? बहुत बढ़िया कि आपको समझ में आ रहा है और ऐसे सारे चैप्टर समझ में आए। सर प्लीज सर आज जल्दी छुट्टी कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे मेरा तबियत सही नहीं लग रहा। अंकित चौरसिया देखो यार, छुट्टी एक तरह से हो गया, क्वेश्चन बहुत से हैं, आप आराम से कर लेना। तो और जितना भी है और इस क्लास को एक बार रिवाइज कर लेना, अगर तबियत सही नहीं तो थोड़ा सा आप आराम कर लो, ठीक है? बढ़िया। सर एक बात और पूछना था, गुस्सा नहीं हो जाएगा सर, जब क्लास लॉन्च होगा तब पता कैसे चलेगा? गौतम कुमार झा, क्लास जब भी लॉन्च होगा इस तरह से पता चलेगा कि आप लोगों के इसी ऐप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। दूसरी बात क्या है, हम लोग का जो वाईटी का चैनल है, यूट्यूब का चैनल, वो क्या है, कॉमर्स वाला जो है यूपी एंड बिहार बोर्ड, उस चैनल को आप जाके सब्सक्राइब करके रखे रहो, वहीं पर लॉन्च होगा, वहीं पे सारी सूचनाएं मिलेगी। तो उस चैनल पे जब भी लॉन्च होना है वहीं पे आपको सारी बातें पता चल जाएगा। बाकी जब भी लॉन्च होगा तो आपको ना हम लोग की टीम की तरफ से कॉल भी जाता रहता है, तो पीडब्ल्यू का जब भी कॉल आए ना तो उठा लिया करो, ठीक है? उठा लिया करो, आपके काम का ही होगा, ठीक है? तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो बहुत सी चीजें होती है जिससे आपको ये सारी बातें पता चल जाए। गुरु जी रेगुलर बैच अच्छा रहता है या प्रो बैच? मेरा पर्सनल अगर थॉट बोलो तो मेरा प्रो बैच हमको अच्छा लगेगा अगर हम एक स्टूडेंट रहते हैं, क्योंकि प्रो बैच में क्या है, सारे के सारे एक्सेस मिल जाते हैं। और क्लास 12 में तो 100% प्रो ही लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि सारे के सारे एक्सेस मिल जाते हैं, सीयूटी वगैरह का भी आपको एक्सेस मिल जाता है। तो आप एक ही होते हुए एक बैच में पढ़ो, फिर दूसरे बैच से रिवीजन कर लो, फिर तीसरे बैच से एक बार और रिवीजन कर लो, और फिर सीयूटी की भी एक्सेस मिल जाए तो सीयूटी की भी तैयारी कर लो। तो ऐसे करके प्रो बैच तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें बहुत चीजें एक साथ मिल जाता है, ठीक है? तो वो बेस्ट हो जाता है भाई। हो गया बात, ठीक। और क्या है भाई, अकाउंट्स नहीं पढ़ते हैं, टीचर नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, अब यहाँ पे पढ़ रहे हो ना। सर दिसंबर में हाफ ईयरली है, ठीक है विशाल चौधरी, सिर्फ एक टीचर बीएसटी का, हाँ समझ गया, ठीक है चलो हो गया। तो यहां तक सारी बातें समझ में आ गया। अब देखो हम क्या बता रहे हैं, हम आपको एक अच्छी बात समझाने जा रहे हैं, हम आपको यहाँ पर एक अच्छी बात समझाने जा रहे हैं और एक बहुत जरूरी बात जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। सुनो देखो वो क्या है। देखो ये होता है कि जैसे आपने यहां पर देखा, जैसे आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो, इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन किया, यहां पे आपको 11,500 दिखा और यहां पर आपको 2,825 दिख रहा है, ठीक है? आपने इसमें से इसको घटा दिया, आंसर आ गया 8,675, ठीक, पॉजिटिव में ऐसा दिख रहा है। कभी कभी बाई चांस ऐसा भी होगा क्वेश्चन में, हमने बोला ना कि हम बहुत मजेदार अब एक बात बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझो, ध्यान से सुनो हम क्या बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ऊपर जो है 11,500 है और नीचे क्या है 12,825 हो जाता है, मान लो ऐसा, ऊपर 11,500 है, नीचे 12,825 हो जाता है, तो ऊपर से ज्यादा नीचे हो जाता है। अब क्या होगा, अब तो समस्या खड़ी हो गई, समझ रहे हो? बात समझो भाई, ऊपर 11,500 और नीचे जो है 12,825 हो जाता है, यानी यहां पर निगेटिव में आंसर आ जाता है। तो आंसर निगेटिव में नहीं लिखते, बल्कि नीचे से ऊपर को घटा देते हैं।
जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे जो हमने बताया हम घटा के आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हम आपको घटा के बता दे रहे हैं कि हमने बोला नीचे 12,825, ठीक है, और ऊपर जो है 11,500, तो घटाने पे 1,325, ठीक है, घटाने पर कितना आया, घटाने पर 1,325 आ गया, समझे, हाँ समझ रहे हो, घटाने पे कितना 1,325 आ गया, यानी निगेटिव हो जाना चाहिए क्योंकि नीचे ज्यादा ऊपर कम, है ना बात। लेकिन आप निगेटिव में नहीं लिखोगे बल्कि 1,325 लिख दोगे, ठीक है। और फिर उस आंसर में क्या चेंज हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक लिखना था वही आपको क्या ओवरड्राफ्ट लिख दोगे। यहाँ पर बैलेंस का उल्टा क्या होता है, ओवरड्राफ्ट, क्योंकि ये उल्टा आंसर आ गया, निगेटिव आ गया यानी उल्टा, तो बैलेंस का उल्टा क्या था, ओवरड्राफ्ट, तो लिख दोगे ओवरड्राफ्ट